हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे पॉपुलेशन को हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी एरिया की पॉपुलेशन कैसी होगी। जिसमें हमने बात की थी कि किसी भी एरिया का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वो सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती है कि वहाँ पे रहने वाले लोग कितने होंगे। इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रो कितना करेगी, मतलब कितना बढ़ेगी, वो भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्योंकि पॉपुलेशन का जो साइज है वो कभी भी फिक्स नहीं रहता, स्टैटिक नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। या इसके अलावा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस जगह पे फूड कितना अवेलेबल है, वहाँ पे प्रिडेशन मतलब शिकारियों का कितना प्रेशर रहता है और वेदर कैसा रहता है। इन सारी चीज़ों के हिसाब से भी जो पॉपुलेशन है वो किसी भी एरिया की या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि किसी भी एरिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, तो उसके लिए हम मेनली 4 बेसिक चीज़ें कह सकते हैं कि उन पे ये डिपेंड करता है। इन 4 बेसिक चीज़ों में से 2 चीज़ें जो कि नेटिलिटी एंड इमिग्रेशन, इनकी वजह से तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है। लेकिन जो 2 फैक्टर्स हैं मोटिलिटी और एमिग्रेशन, इनकी वजह से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। अब इन सब का मीनिंग क्या होता है? नेटिलिटी शब्द यहाँ पर आया है बर्थ से। नेटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी गिवन टाइम के दौरान कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं, मतलब जन्म कितने हुए हैं जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। ऐसी मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ, कि गिवन पीरियड के दौरान, एक गिवन टाइम के दौरान पॉपुलेशन में कितनी नंबर ऑफ डेथ हुई है जिसके कारण पॉपुलेशन कम हुई है। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि कितने बाहर से लोग हमारे हैबिटेट में आकर बसते हैं, और एमिग्रेशन का मतलब होता है कि कितने इंडिविजुअल्स हैं जो हमारे हैबिटेट को छोड़ के कहीं और गए हैं। तो नेटिलिटी यानी कि जन्म की वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो इसको भी हम पॉजिटिव में लेते हैं। मोर्टिलिटी में डेथ होती है तो इसको हम नेगेटिव लेते हैं। इमिग्रेशन में कोई व्यक्ति हमारे आवास में आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और एमिग्रेशन में कोई आवास को छोड़ के जाता है तो इसलिए हम उसको नेगेटिव लेंगे। तो मतलब 2 फैक्टर्स हमारे पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, उन्हें हम पॉजिटिव में लेते हैं, और 2 फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को डिक्रीज करते हैं, उन्हें हम नेगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई हुई है जहां से आप इस चीज को बेटर क्लियरली समझ सकते हो। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी को n से रिप्रेजेंट करते हैं, नेटिलिटी को b से, क्योंकि b से बर्थ बनता है, मोर्टिलिटी को d से बिकॉज d स्टैंड्स फॉर डेथ, इमिग्रेशन को I से मतलब कितने लोग यहाँ पर आके बसे, और एमिग्रेशन का मतलब E कितने जोड़ के चले गए। तो आप देखोगे कि नेटिलिटी और इमिग्रेशन के अंदर हम प्लस का साइन दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बट जो एमिग्रेशन और मोर्टिलिटी है ये पॉपुलेशन को डिक्रीज करते हैं, तो इसलिए इन दोनों के लिए हम नेगेटिव सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम इन चारों फैक्टर्स को जोड़कर एक इक्वेशन लिखना चाहे तो वो इक्वेशन हमारी ऐसे बनेगी, n+1। यहाँ पे t का मतलब टाइम है, तो मतलब जिस भी पर्टिकुलर ईयर के लिए हम पॉपुलेशन ले रहे हैं उसका +1। जैसे सपोज अगर हम ये मान लें nt का मतलब है 2019, तो अगर हम nt को 2019 मानते हैं तो nt+1 का मतलब हो जाएगा वहां पे 2020। तो अगर हमें 2020 में पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम 2019 वाली पॉपुलेशन लेंगे, प्लस जितने भी बर्थ रेट और जितने भी इमिग्रेशन हुए हैं उन दोनों को प्लस कर देंगे, और जितना भी डेथ और एमिग्रेशन हुआ है उन दोनों के सम को इसमें से माइनस कर देंगे। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता लग जाएगा कि प्रेजेंट ईयर में कितनी पॉपुलेशन हो रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर b+i की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ बर्थ और नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स की वैल्यू ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ डेथ और नंबर ऑफ एमिग्रेंट्स, तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर हमारी d+e की वैल्यू ज्यादा आती है तो इट मीन्स हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम देखें तो बर्थ और डेथ सिर्फ यही 2 चीजें हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करती हैं। इमिग्रेशन या एमिग्रेशन बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉलोनी है, कोई ऐसा आवास है जो
अभी थोड़े समय पहले कॉलोनाइज हुआ, मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग एकदम से आकर बसे हैं, तो ऐसी जगह पे इमिग्रेशन जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर बन जाता है। इसके बाद बात हम करते हैं ग्रोथ मॉडल्स की। अब जिस तरह से हमने बात करी कि पॉपुलेशन की ग्रोथ होती रहती है, टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन या तो बढ़ती है या घटती है, तो क्या इसका कोई फिक्स पैटर्न चलता है या इस पैटर्न को बार बार चेंज करते रहते हैं? तो यहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरह के ग्राफ दिए गए हैं। पहले ग्राफ को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरे ग्राफ को हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो ये आपके बच्चों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों ग्रोथ फैक्टर्स में, दोनों ग्रोथ मॉडल्स में क्या डिफरेंस है। एक तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दूसरा अगर आप दोनों को ग्राफिकली बना रहे हो तो दोनों के ग्राफ में क्या डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, तीसरा आपको दोनों ग्राफ की जो इक्वेशन है वो पता होना चाहिए, और चौथा आपको ये पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली यानी कि रियल लाइफ सिचुएशन में कौन सा ग्राफ जो है ज़्यादा देखा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है जब कोई चीज़ एकदम से मतलब रैपिडली इंक्रीज होती है तो उसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं। अब हमें पता है कि किसी भी पॉपुलेशन को अगर ग्रो करना है तो उसको दो चीज़ें चाहिए, फूड और स्पेस। जैसे अगर हम एक इंसान की बात भी करें तो हम लोग आम भाषा में ये बोलते हैं कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो हमारी लाइफ स्मूथली चल सकती है। अब क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हर तरह की पॉपुलेशन की, जिसमें हमारे एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, तो यहाँ पे हम कपड़े को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ दो चीज़ें लेते हैं, फूड एंड स्पेस। तो अगर किसी भी प्रजाति की पॉपुलेशन को बढ़ाना है तो उसके पास फूड और स्पेस, ये दो चीज़ें अच्छे से अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब भरपूर मात्रा में अवेलेबल होनी चाहिए। तो उस पॉपुलेशन की ग्रोथ अनइम्पीडेड रहेगी, मतलब वो रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर किसी हैबिटेट में यानी कि आवास में रिसोर्सेज अनलिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, तो हर एक स्पीशीज के पास एबिलिटी है कि वो उन रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करे और जितना भी उसके अंदर ग्रो करने की क्षमता है वो उसका पूरा इस्तेमाल करें, मतलब जितना वो ग्रो कर सकते हैं उतना ग्रो कर सकते हैं। यही बात डार्विन ने भी बोली थी कि नेचर भी उसी को सिलेक्ट करती है जो अपने आप को नेचर के हिसाब से ढाल लेता है। तो अगर मान लो हमारी नेचर हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दे जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और वो सारी चीज़ें हमें मोर देन इनफ अमाउंट में मिल जाए, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा मात्रा में मिल जाए, तो ऑब्वियसली हर आदमी जो है अपनी लिमिट के हिसाब से ग्रो करता ही जाएगा। मतलब जो उसकी ग्रोथ है वो एक एक्सपोनेंशियल यानी कि एक ज्योमेट्रिक फैशन में ग्रो करेगी। तो यहाँ पर अगर हम ये मान के चलते हैं कि किसी पॉपुलेशन का साइज पहले n था, जो बर्थ रेट है उसको अगर हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, डेथ रेट को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमें यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज इन n कैलकुलेट करना है, मतलब उसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है टाइम के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन बनेगी dn/dt। dn/dt का मतलब है यहाँ पे हम चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, की टाइम के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी चेंज हो रही है वो किस पे डिपेंड करेगा। बर्थ रेट में से अगर आप डेथ रेट को माइनस कर दो और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको आप n से यानी कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन का साइज था उससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी मल्टीप्लाई बाय n। अब अगर मान लो हम b माइनस डी को r मान लें, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू मान लें, तो आप ये भी कह सकते हो कि dn/dt जो है आपका वो rn के बराबर है। यहाँ पे r को हम इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज भी कह सकते हैं। तो मतलब ये एक ऐसा फैक्टर है जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उस पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है और वो कितनी गति से या कितनी स्पीड से बढ़ रही है। तो ये जो आर वैल्यू है ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये हर साल अलग अलग स्पीशीज के लिए चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्वे रैट के लिए कैलकुलेट करते हैं तो ये आर वैल्यू 0.015 के लगभग आती है। फ्लोर बीटल के लिए ये वैल्यू 0.12 आती है। 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो आर वैल्यू इंडिया में कैलकुलेट की गई थी तो ये 0.0205 है।
तो इसी तरीके से हमारी करंट आर वैल्यू क्या है, मतलब आज की डेट में हमारे देश की आर वैल्यू क्या है, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए बस हमें ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर ईयर में बर्थ रेट कितना है, मतलब जन्म कितने हुए हैं, और डेथ रेट कितना है। अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता लग जाएंगी तो वहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आर वैल्यू हमारी कंट्री की किसी भी पर्टिकुलर ईयर में कितनी है। तो जैसे आप ये मान सकते हो कि करंटली जो हमारी आर वैल्यू 1.22 के लगभग चल रही है, तो ये जो आर वैल्यू है ये हमेशा चेंज होती रहती है। तो अगर हम इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को अगर हम ग्राफिकल देखना चाहे तो आप इसको रेड लाइन से देख सकते हो। यहाँ पे रेड लाइन का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड अवेलेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो थोड़े समय में ही जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो सकती है और हमें एक जे शेप्ड कर्व मिलता है। इस जे शेप्ड कर्व का मतलब है कि जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्टली हो रही है, एक्सपोनेंशियली हो रही है। तो यहाँ पर हम वाई एक्सिस की तरफ पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि एन को लेकर चलेंगे और एक्स एक्सिस की तरफ हम टाइम लेंगे। तो अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक जे शेप का कर्व मिलता है जो एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर इसी इक्वेशन को हमें इंटीग्रल फॉर्म में लिखना हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू द पावर आर टी। यहाँ पे एन टी का मतलब है कि टी टाइम के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, एन नोट का मतलब है कि जीरो टाइम यानी कि जिस समय हमने कैलकुलेशन शुरू की थी उस टाइम पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, आर का मतलब है यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, और ई है यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम का बेस। तो इसको कैलकुलेट करके भी हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने टाइम के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हुई है। अब अगर मान लो कोई भी स्पीशीज है, अगर आप उसको अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दो तो उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, यानी कि थोड़े समय में ही उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो डार्विन ने ये कहा था कि अगर एक स्लो ग्रोइंग एनिमल मतलब एक ऐसा एनिमल जैसे एलिफेंट जिसको नॉर्मली ग्रो होने में बहुत साल लग जाते हैं, अगर उसको भी आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दो या उसके ऊपर भी अगर हम किसी तरह का कंट्रोल ना रखें तो उसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यहाँ पे आप देखोगे कि बुक में एक स्टोरी सी बताई गई है, आपको ये स्टोरी आप रीड करना चाहो तो आप रीड कर सकते हो, बट यहाँ पे ये बात आपको सिर्फ ये समझाने के लिए की गई है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिलते हैं तो वो अपनी रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी का भरपूर इस्तेमाल करेगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है। इसके बाद जो दूसरा कर्व आता है दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब क्या आपने ऐसा देखा है कि आपके आसपास कोई भी स्पीशीज हो और उसके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही हो? नहीं, ऐसा नहीं होता कि मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें अपने आसपास बहुत रेयर देखने को मिलती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या छोटे ऑर्गेनिजम्स के केस में तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल जाएगी, क्योंकि अगर हम बैक्टीरिया का कोई कल्चर करते हैं तो उसके लिए तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ आपको नॉर्मली मिल जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और आपके माइक्रोब्स का साइज बहुत छोटा है तो वो उतने रिसोर्सेज में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मेजोरिटी में देखें तो हमारे आसपास हमें जो ग्रोथ मिलती है दैट इज लॉजिस्टिक, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या एक ही प्रजाति के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जनरली ये देखा जाता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी संख्या तो ज़्यादा होती है, मतलब ऑर्गेनिजम्स तो मोर होते हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड यानी कि लेस अमाउंट में होते हैं, मतलब कि संसाधन कम होते हैं लेकिन उसको लेने वाले व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि रिसोर्सेज कम हो लेकिन उसको लेने वाले बंदे ज़्यादा हों तो ऑटोमेटिकली उनके बीच में कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि दोनों की नीड सेम है, रिक्वायरमेंट सेम है और रिसोर्सेज भी सेम है। तो उस केस में क्या होता है, जो इंडिविजुअल अपने आप को फिट साबित कर पाता है वही सरवाइव कर पाता है, वही रिप्रोड्यूस कर पाता है। जो अपने आप को फिट साबित नहीं कर पाता उसको हमारी नेचर एबॉलिश कर देती है। और इसके अलावा बहुत सारे देशों की जो गवर्नमेंट है उसने भी एक लिमिट लगाई हुई है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो एक लिमिट तक ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है। तो अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो हर व्यक्ति को जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे ही नेचर में भी अगर हम देखें तो किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में जो रिसोर्सेज हैं
वो इतने हैं कि वो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम पॉसिबल नंबर तक ही उस पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर उससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं तो हमारी नेचर जो है उसके पास उसका पेट भरने के लिए और रिसोर्सेज नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी की, मतलब नेचर की एक कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर कितने ऑर्गेनिजम्स को ले सकती है, मतलब उनको फूड प्रोवाइड कर सकती है। अगर उससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे तो नेचर उनको पूरा नहीं कर सकती। तो नेचर की कैरिंग कैपेसिटी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए ग्राफ ड्रॉ करना हो तो इस ग्राफ के अंदर हमें एस शेप यानी कि सिग्मोइड कर्व मिलता है। इसमें क्या होगा, पहले तो टाइम के साथ साथ जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, मतलब एक लैग का फेज होता है जो रुक रुक के चलता है कि मतलब पहले तो टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन पॉपुलेशन थोड़ी सी बढ़ेगी। फिर उसके बाद एकदम से पॉपुलेशन जो है बढ़ जाती है, मतलब थोड़े टाइम में ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है और उसके बाद ये एक कांस्टेंट मतलब फिक्स लेवल पर आ जाती है। तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है, इसे हम बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। तो मतलब अगर कोई पॉपुलेशन लिमिटेड रिसोर्सेज वाले हैबिटेट में ग्रो करेगी तो पहले उसकी ग्रोथ में लैग फेज होगा, उसके बाद एकदम से उसकी ग्रोथ बढ़ेगी मतलब एक्सेलरेशन फेज होगा, फिर डिसेलरेशन मतलब घटेगा और फाइनली एसिम्प्टोट मतलब एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि अब वो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो नेचर की कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच गई है। उसके बाद नेचर के पास और रिसोर्सेज नहीं है कि वो और ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड कर सके। तो इसलिए जो ग्राफ है वो हमारा एक सिंगल लाइन में एक स्ट्रेट लाइन में आके रुक जाता है। तो इसलिए हमें जो ग्राफ की शेप मिलती है उसे हम सिग्मोइड कर्व भी कहते हैं और इस तरह के पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व को वर्लहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कह सकते हैं। अब जैसे हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कर्व की इक्वेशन पढ़ी थी, ऐसे ही यहाँ पर भी इक्वेशन आती है। उसमें हमने पढ़ा था कि dn/dt इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन, इसके इक्वल था। लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है dn/dt इज इक्वल टू आर एन ब्रैकेट में k माइनस एन अपॉन के। मतलब तो अगर आप इस इक्वेशन को पहले वाली इक्वेशन से कंपेयर करो तो dn/dt इज इक्वल टू आर एन, यहाँ तक की इक्वेशन तो आपकी दोनों में सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस वाले ग्रोथ कर्व में हम k माइनस एन अपॉन के यानी कि नेचर की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसमें से पॉपुलेशन डेंसिटी को माइनस करके और फिर उसको कैरिंग कैपेसिटी से डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये वाली इक्वेशन भी हम साथ में ऐड कर देते हैं तो ये हमारी लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन बन जाती है। तो क्या होता है, ज़्यादातर जो हमारी एनिमल पॉपुलेशंस हैं उन सब के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो एक फाइनाइट यानी कि एक लिमिटेड संख्या में ही अवेलेबल हैं। मतलब कभी ना कभी हो सकता है कि उनकी मात्रा लिमिटेड हो जाए। तो इसलिए लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है उसको हम रियलिस्टिक मतलब रियल सिचुएशन में ज़्यादातर जो हमें ग्रोथ मॉडल मिलता है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ मिलता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें बहुत ही रेयर मिलता है और मिलेगा भी तो बहुत ही स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे बैक्टीरिया, मतलब जिन चीज़ों को हम लैब में ग्रो कर रहे हैं उनके लिए मिलता है। बड़े ऑर्गेनिज्म के केस में जो आपको ग्रोथ मॉडल देखने को मिलेगा वो हमेशा लॉजिस्टिक ग्रोथ ही होगा, मतलब उनमें कंपटीशन भी होगा और उनकी जो ग्रोथ है वो इनफाइनाइटली नहीं चलेगी। वो स्टार्टिंग में लैग फेज आएगा, फिर थोड़ा सा बढ़ेगी और फिर उसके बाद एक लेवल पे आके कांस्टेंट मतलब सिग्मोइड शेप की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी।